Hello student, today started chapter number 2 part 12 from trade to territory। आज हम चैप्टर 2 के पार्ट 12 में जो न्यू रूल है वो किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको डिस्कस करेंगे। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी के द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी, जिसमें जिनके किसी प्रकार का जिस किंगडम के पास उसका हेयर नहीं है, मेल हेयर नहीं है, कहने का मतलब है पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ऐसे किंगडम्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स्ड किया गया था। यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो डलहौजी ने बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी जो उस समय का गवर्नर जनरल था। इसी के कारण 1857 में रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ। आज का जो वीडियो है वो सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, नए शासन की स्थापना को लेकर है कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया गया, जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल रेगुलेट होगा। किस प्रकार से रेगुलेट होने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, उसी को लेकर आज का हमारा वीडियो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने पीडीएफ में मेंशन किए हैं, वहीं से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक आप ये देख लीजिए, काजी क्या होता है। काजी एक जज होता है जिसको जज कहते हैं, उर्दू में उसको काजी कहते हैं। मुफ्ती ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मुस्लिम समुदाय का जो न्यायविद होता है या कानूनी जो लॉ का जानकार होता है, कानून का जानकार होता है, उसी को मुफ्ती कहा जाता था। काजी क्या करता था, मुफ्ती के द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करता था और उसी के आधार पर काजी फैसला देता था। यानी मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा जूरिस्ट था, न्यायविद था, और इसी के आधार पर काजी के द्वारा जो जज था काजी, वो इसी के आधार पर फैसले देता था। जो मुफ्ती के द्वारा बनाए गए कानून थे या जो फैसले थे, उसी के आधार पर ये काजी जजमेंट देता था। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसेस पिछले क्लासेज में हमने आपको बताया है। इम्पीचमेंट क्या है। इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभियोग। इसमें क्या लिखा है, ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेज ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट ए पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ मिसकंडक्ट यानी दुराचरण यानी अच्छे आचरण नहीं होना, गलत आचरण करना, गलत व्यवहार करना, इस प्रकार का कोई आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो भारत में राज्यसभा कहलाती है, जिसको इंडिया में क्या कहते हैं, राज्यसभा, उसी प्रकार इंग्लैंड में राज्यसभा के सिमिलर कौन सा हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ केस चलता है, इसी को इम्पीचमेंट कहते हैं।
भारत में पार्लियामेंट में चलता है, कोई से भी सदन में चल सकता है क्योंकि 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो कहीं भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। जबकि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा हाउस ऑफ पीपल है, एक हाउस है हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन में जो अपर हाउस कहते हैं वहाँ ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम पीडीएफ में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से नए शासन की स्थापना हुई इसको लेकर है। सबसे पहला पॉइंट है, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। उस समय 1773 से गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, जो 1785 तक था। इसने प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। इसने क्या किया? कंपनी की ताकत को फैलाने में, प्रसार करने में, एक्सपेंड करने में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश टेररिस्ट वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। उस समय ब्रिटिश टेरिटरी, जो ब्रिटिश इलाके थे, उनको ब्रॉडली डिवाइडेड, इन मोटे तौर पर प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था। ये प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी जहाँ से ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। कहने का मतलब यहाँ हेडक्वार्टर थे, यहीं से ब्रिटिश सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करती थी, चलाती थी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ कहाँ कहाँ थी? बंगाल में थी, एक मद्रास में थी, एक बॉम्बे में थी। फिर ये बाद में क्या हुई? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनी भारत की, जैसे दिल्ली है, बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है। बंगाल मतलब कलकत्ता। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी जहाँ से ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो काम करती थी। यहाँ से भारत का संचालन होता था, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से इनको बनाया गया था जहाँ से पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, और सेंट्रल में दिल्ली में पहले ही बैठे हुए थे। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। जो प्रत्येक यूनिट्स थी वो गवर्नर के द्वारा रूल्ड की जाती थी, यानी यहाँ गवर्नर शासन करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और इन सब के ऊपर, बंगाल में गवर्नर था, सब जगह गवर्नर होते थे इन प्रेसिडेंसीज में, और इनके ऊपर सबसे ऊपर जो सुप्रीम हेड होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। वह शासन का सबसे बड़ा सुप्रीम था, हेड था। उसी का फैसला एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट समझिए, राष्ट्रपति की तरह था गवर्नर जनरल। तो वह इन प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल रखता था। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित हुई, और उसमें क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, ए क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, ए सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में 2 अदालतें होती थी। इस 1772 में जो एक न्यू जस्टिस सिस्टम आया था, सिस्टम ऑफ जस्टिस आया था, उसमें क्या नई पॉलिसी डिक्लेयर की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि कौन कौन सी संस्थाएं एस्टेब्लिश की गई, उसको लेकर है ये। तो उसने क्या किया, उस समय 1772 में एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसमें क्या था कि हर जिले में 2 कोर्ट्स खुलेगी। एक क्रिमिनल कोर्ट्स होगी जिसको फौजदारी अदालत कहेंगे, जिसमें क्रिमिनल जो मैटर्स है, जैसे मर्डर है, किडनैपिंग है, इस चोरी है, थेफ्ट है, इस प्रकार के केसेस चलेंगे। और दूसरा है ये सिविल कोर्ट, जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था, जिसमें छोटे जैसे कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें
फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, फिजिकल कैजुअलिटी नहीं होती, शारीरिक नुकसान नहीं होता आपस में, जैसे रेंट को लेकर है, किराए को लेकर है, ज़मीन को लेकर है, ऐसे कोई डिस्प्यूट्स होते थे वो सिविल कोर्ट्स में चलते थे, जिनको दीवानी अदालत कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट है, इन सिविल कोर्ट्स मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जो दीवानी अदालतें होती थी, कहने का मतलब है सिविल कोर्ट्स होती थी, उसके जो हेड होते थे वो होते थे यूरोपियन जिला कलेक्टर, यूरोपियन कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इनके लिए मौलवी और हिंदू पंडित क्या करते थे, इंडियन लॉज को इंटरप्रेट करते थे, यानी उनकी व्याख्या करते थे, उनको बताते थे, और उसी के आधार पर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जजमेंट देते थे सिविल कोर्ट्स में। तो मौलवी मुस्लिम रिलेटेड थे और हिंदू रिलेटेड थे, हिंदू पंडित, तो वे इंटरप्रेटेट करते थे, कानूनों की व्याख्या करते थे और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बताते थे। इसी के आधार पर जो डिस्प्यूट्स होते थे सिविल कोर्ट्स में, उसी का जजमेंट इन यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती थी, जो फौजदारी अदालतें होती थी, उसमें काजी और मुफ्ती इनके जूरिस्ट थे, हेड थे, लेकिन ये भी सुपरविजन में, कलेक्टर के सुपरविजन में ही काम करती थी, यानी इन पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का ही सुपरविजन होता था, उन्हीं के द्वारा इनका सुपरविजन किया जाता था। और इनका जो जज होते थे वो काजी होते थे, मुफ्ती, काजी, इनके द्वारा जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनमें जजमेंट दिया जाता था, लेकिन इनका सुपरविजन कलेक्टर्स के द्वारा ही किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय मुगल पीरियड चल रहा था 1857 तक, इसलिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उसके हेड काजी और मुफ्ती ही माने जाते थे। देखिए नेक्स्ट है, ब्राह्मण पंडित गेव ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टू हिंदू लॉज। ब्राह्मण पंडितों के द्वारा, जो ब्राह्मण पंडित थे क्योंकि उस समय सबसे इंटेलिजेंट यही माने जाते थे, इनके द्वारा हिंदू लॉज का कई विभिन्न प्रकार का इंटरप्रिटेशन व्याख्या की गई। अलग अलग से उनको कानूनों को बताया गया कि उस कानून में किस प्रकार से क्या क्या दंड मिलता है, क्या क्या पनिशमेंट मिलता है। इस प्रकार से हिंदू लॉज के अंतर्गत ब्राह्मण पंडितों के द्वारा हिंदू लॉज को इंटरप्रेट किया गया, उसकी व्याख्या की गई। ये करने के लिए ताकि आने वाले समय में उन हिंदू लॉज के रूल्स के आधार पर किसी भी जो व्यक्ति है उसको पनिश किया जा सके जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कोई आपराधिक कार्य किया है। तो इसी आधार पर इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल हिंदू लॉज। तो इसी समय 1775 में कानूनों में इक्वलिटी लाने के लिए ब्रिटिश रूल ने क्या किया कि 11 पंडितों को हिंदू लॉ को कंपाइल करने का एक अवसर दिया गया कि वो इसको कंपाइल करे, उसका अनुवाद करे, उसका संकलन करे, ताकि एक बुक बनाई जा सके जिसके आधार पर आने वाले समय में उसी आधार पर जजमेंट दिया जा सके। तो 11 पंडितों को एक बुक को, कहने का मतलब हिंदू लॉज में जितने भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप के लॉज थे उनको एक साथ करने का, कंपाइल करने का एक अवसर दिया गया। कहा गया कि आपको इन लॉज को क्या करना है, इनको इकट्ठा करना है ताकि एक हिंदू लॉ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बुक तैयार हो सके जिसके आधार पर आने वाले समय में जजमेंट जो यूरोपियन कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा जजमेंट दिया जा सके। तो इन हिंदू पंडितों ने हिंदी में या संस्कृत में इस प्रकार से बुक का निर्माण किया, कंपाइल किया। एनवी हॉल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एनवी हॉल हैड जो यूरोपियन ऑथर्स थे
उन्होंने इस जो हिंदू पंडितों के द्वारा लिखी गई बुक थी हिंदू लॉज, हिंदू विधि, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और एक डाइजेस्ट तैयार किया। आज भी भारत में जो क्रिमिनल लॉ चलते हैं कोर्ट्स में, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए लॉज ही आज चलते हैं, जिनमें इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिनके आधार पर अपराधियों को सजा दी जाती है। आज भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉ ही भारत में फॉलो होते हैं। हमारे द्वारा अभी तक इस प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है, ना कोई लॉ तैयार किया गया है। जबकि 1947 में इंडिया फ्री हो गया था, लेकिन हमने उन्हीं के द्वारा बनाए गए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और इंडियन पेनल कोड को फॉलो किया है, और उसी के आधार पर आज भी कोर्ट्स में उन्हीं लॉज को फॉलो किया जा रहा है, और उसी के आधार पर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिया जाता है। तो एनवी आलेड ने क्या किया, हिंदू लॉ का ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। यूरोपियन जज को, जो कलेक्टर्स थे, उनको बेनिफिट हो जजमेंट देने में, इसलिए मुस्लिम लॉ 1778 में मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम कानून, इसको भी कंपाइल किया गया, उसका भी संकलन किया गया और उसी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया उसी समय के ऑथर्स के द्वारा। तो एक हिंदू लॉ हो गया जो हिंदुओं पे लागू होगा, हिंदुओं की जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वो हिंदू लॉज के आधार पे फॉलो किए जाएंगे। और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ तैयार किया गया। मुस्लिमों को जो भी उनके जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे वो मुस्लिम लॉ के अनुसार हल होंगे, सॉल्व होंगे। और हिंदुओं के जितने भी फैमिली मैटर्स होंगे, जो परिवार में तलाक वगैरह, शादी से रिलेटेड कोई भी मैटर्स होंगे, वो हिंदू लॉ के हिसाब से फॉलो होंगे। तो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिमों के लिए कौन सा लॉ होगा, मुस्लिम लॉ। 1778 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वॉरेन हेस्टिंग का सबसे बड़ा जो एक्ट था, जो वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो सबसे स्पेशल कानून बनाया गया था उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें क्या था कि न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ, कलकत्ता में, बंगाल में। वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता, और कलकत्ता में ही एक अपीली अदालत की स्थापना हुई जिसको सदर निजामत अदालत के नाम से जाना जाता है। अपील करने के लिए, मान लीजिए कोई किसी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो अपील के लिए किसी ऊपर की अदालत में, अपर कोर्ट्स में जा सकता है। उसको सदर निजामत अदालत के नाम से जाना गया। सर्वोच्च न्यायालय तो था ही, इसके अलावा एक अपीलीय अदालत और स्थापित की गई जिसको सदर निजामत अदालत के नाम से जाना जाता है। वो भी कलकत्ता में ही स्थापित हुई। इसलिए याद रखना, भारत में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, कलकत्ता में। क्योंकि बंगाल से ही ब्रिटिश इंडिया अपना रूल एस्टैब्लिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो कैपिटल बनाई इंडिया की, वो भी कलकत्ता को बनाई। और सुप्रीम कोर्ट भी सबसे पहले कहाँ से एस्टैब्लिश किया, कलकत्ता में। उसके बाद कैपिटल चेंज हुई दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हो गया कहाँ, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, द कलेक्टर मैन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। भारत में जितने भी जिले होते हैं उसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है कलेक्टर की। अब कलेक्टर का सबसे मेन काम क्या होता है, कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व इकट्ठा करना, जिसको लगान के नाम से जाना जाता है। किसानों से जो लगान वसूली होती है, कि एग्रीकल्चर लैंड पर जो पैसा वसूल किया जाता है उसको लगान कहते हैं।
तो रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड टैक्सेज और करों को इकट्ठा करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की स्थापना करना जिले में, ये सबसे बड़ा काम होता है। और वो किसकी सहायता से? जजेज की सहायता से, पुलिस ऑफिसर्स की सहायता से और दरोगाओं की सहायता से। जो पुलिस ऑफिसर में पुलिस में ही होते हैं, दरोगा, थानेदार वगैरह, तो उनकी सहायता से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेज वसूल करना, ये सब कलेक्टर का मेन काम होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस प्रकार से कंपनी पावर को एस्टेब्लिश किया बंगाल में और 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। 1772 में न्यू जस्टिस सिस्टम आया जिसमें एक कोर्ट बनी, क्रिमिनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट होगी और एक सिविल कोर्ट्स होगी, ठीक है। इसके बाद हिंदू लॉज बना और एक मुस्लिम लॉ बना। इसका डाइजेस्ट तैयार हुआ, इसको संकलन हुआ, इसकी बुक बनी। इसी के आधार पर यूरोपियन जो जजेस थे उसके द्वारा डिसीजन दिया जाने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या हुआ, एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और एक सदर निजामत जो कोर्ट्स थी, अदालतें, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कलेक्टर की जॉब क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये कलेक्टर्स के जॉब होते थे। डिस्ट्रिक्ट का जो सुप्रीम हेड होता था वो कलेक्टर होता था। तो आज का वीडियो हमारा सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।